बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्टली फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू भी यहाँ से बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बेटे, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम नंबर किसको कहते हैं। क्वांटम नंबर होते क्या हैं? बेसिकली क्वांटम नंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्वांटम नंबर को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी शादी पर गए, एक शख्स हमें नजर आया, उस शख्स को जब हमने देखा तो वो हमें अच्छा लगा। अब जब वो हमें अच्छा लगा तो हम उसे बार बार देखने लगे। क्यों? क्योंकि महफिल में बार बार उन पर नजर पड़ी, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, और उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। अब बार बार हम उसे देखे जा रहे हैं तो क्या करेंगे लोग? वो जो बंदा है वो बड़ा अहम है, वो पार्टी की जान है, वो उस फंक्शन की जान है। वो कहता है कि ये बंदा मुझे देख रहा है, इसको उठा के बाहर फेंक दो। तो फिर लोगों ने क्या किया? उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और फिर मुझे एक शेर याद आया कि हम तेरे शहर की गलियों में कब से पड़े हैं, ये अलग बात है कि देखा ना संभाला तुमने, बात आंखों की इशारों से भी हो सकती थी, नाम लेकर हमें महफिल से निकाला तुमने। तो उसे महफिल से निकाल दिया गया। जब बेटा जानी वो महफिल से बाहर निकला तो वो बंदा उसके जहन पे बैठ गया, सवार हो गया कि ये बंदा था कौन, मुझे इससे मिलना है, एक मुलाकात मुझे इससे जरूर करनी है। तो इस तलाश में कि वो बंदा है कौन और कहाँ रहता है, हम क्या करेंगे? हम या आप उसका एड्रेस जानने की कोशिश करेंगे। हम उसके एड्रेस के बारे में कोशिश करेंगे कि वो कहाँ रहता है। तो एड्रेस जानने के लिए हमें उसके शहर का पता करना होगा, सिटी का, कि वो कौन से शहर में रहता है। फिर हमें उसके ब्लॉक का पता करना होगा कि उस शहर में कौन से ब्लॉक में वो रहता है। और फिर हमें उसकी गली का पता करना होगा कि किस गली में हमारा महबूब बसता है। फिर गली के अंदर उसके होम का, उसके घर का पता करना होगा कि वो कहाँ रहता है। और घर के बाद हम चाहेंगे कि हमें उसके खूबसूरत कमरे का भी पता चल जाए, रूम का भी पता चल जाए कि वो किस कमरे में रहता है अपने घर के अंदर। और आगे बढ़ें तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि उसके रूम में एक बेड है और उस बेड पर वो बैठता है, अपने काम करता है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, दीज आर कॉल्ड कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी पर्सन। आपका महबूब जो हमें अच्छा लगा, तो इसके लिए हम लोगों से पूछेंगे। हम किसी बंदे से पूछेंगे, यार तुमने उस महफिल पे बंदे को देखा था, वो कौन था, किस शहर में रहता है? तो वो शहर के बारे में हमें बताएगा। कित्थों आए हैं, केड़े शहर दा है, गल गल ते पिया बड़े हासे मारना है, वो जो हंस मुस्कुरा रहा था वो किस शहर में रहता है। तो एक बंदा ऐसा होगा जो हमें उसके शहर के बारे में बता देगा। हम उस सहारे उसके शहर में चले जाएंगे, वहां जाकर किसी और बंदे से हम उसके ब्लॉक के बारे में पूछेंगे। फिर कोई और हमें उसके गली का पता बताएगा, कोई और हमें उसके घर का पता बताएगा, और घर के ऊपर गार्ड ठहरा होगा। हम उससे पूछेंगे, क्या हमारा महबूब वो बंदा यही रहता है? वो कहेगा, हाँ बिल्कुल यही रहता है। गार्ड कहेगा, मैं क्यों बताऊं आपको? तो हम गार्ड को थोड़े बहुत पैसे लगा देंगे, पाकिस्तान जो है रिश्वत उसे देंगे, वो हमें बताएगा हाँ इसी घर में वो रहता है और उसका कमरा फलां है, आपको बता देगा। तो कंप्लीट एड्रेस जानने के लिए आपने लोगों का सहारा लिया। इसी तरह आज के टॉपिक में, आज की डिस्कशन में हमारा महवर और मरकज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यानी आज हमारा महबूब इलेक्ट्रॉन है। सर आपने दिल ही तोड़ दिया। क्यों? हम पढ़ जो केमिस्ट्री रहे हैं, हम कोई मोहब्बत की क्लास थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कंप्लीट जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, उसका घर कौन सा है, फिर उसकी गली कौन सी है, उसकी चारपाई कौन सी है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, कैसे गर्दिश करता है, ईच एंड एवरीथिंग। ये हमें कौन बताएंगे? ये हमें नंबर्स बताएंगे। और उन नंबर्स को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर्स का नाम देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं जो तो फिर आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये वाली बात आपने याद रखनी है। तो प्यारे बेटे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बोहर था ना, बोहर का जो मॉडल था, बोहर मॉडल, ठीक है, वो क्या था? वो था
वन डायमेंशनल मॉडल। बोहर साइंटिस्ट कहता था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर गोल दायरे हैं जिन्हें हम शेल कहते हैं या जिनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ये बात बोहर करता था और वो कहता था कि ये ऑर्बिट ऐसे गोल होते हैं, यानी एक ही डायमेंशन में बस ऐसे जाऊं 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 ऐसे ही ऑर्बिट होते हैं और इनके अंदर शेल जो है वो घूमते रहते हैं। इसलिए उसने कहा कि बोहर का जो मॉडल है वो वन डायमेंशनल मॉडल है। अगली लाइन देखिएगा, नीड ओनली वन क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि ये वन डायमेंशनल मॉडल है तो इस बंदे के मुताबिक एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसे हम क्वांटम नंबर कह सकते हैं, उसको एक्सप्लेन। तो इसके मॉडल के मुताबिक हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कर, तो चूंकि ये बोहर का मॉडल कहता है वन डायमेंशनल मॉडल, चूंकि ये बोहर का मॉडल वन डायमेंशनल मॉडल है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए ओनली वन क्वांटम नंबर की जरूरत होती थी। ठीक है, तो वही जो बोहर का मॉडल था वो साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता था, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय एन से डिस्क्राइब किया गया था। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो पहला शेल होता है उसके लिए हम एन की वैल्यू लिखते हैं 1, दूसरे शेल के लिए एन की वैल्यू लिखते हैं 2, तीसरे शेल के लिए एन की वैल्यू लिखते हैं 3। तो ये जो एन की वैल्यू है इसको बाद में एक नया साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था श्रोडिंगर, इसने इसको क्वांटम नंबर का नाम दिया था इस एन को। ठीक है, बोहर को नहीं पता था कि इसका नाम क्वांटम नंबर है, तो उसने सिर्फ कहा था कि n इज इक्वल टू 1 तो पहला शेल, n इज इक्वल टू 2 तो दूसरा शेल, n इज इक्वल टू 3 तो तीसरा शेल। तो बोहर ने क्या किया, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इन ऑर्बिट या शेल्स की एनर्जी को और साइज को एक्सप्लेन किया था, which was described by n के जरिए जिसे डिस्क्राइब किया गया था और बाद में इसे क्वांटम नंबर का नाम दिया गया। आइए आगे चलते हैं, श्रोडिंगर मॉडल। ये श्रोडिंगर मॉडल क्या भला है, ये जो आज हम क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं ना, ये श्रोडिंगर ने ही हमें दिए हैं। तो वो कहता है श्रोडिंगर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 3 डायमेंशनल स्पेस। श्रोडिंगर कहता है, बोहर ने कहा था ना कि इस तरह दायरों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन यूं घूमते हैं, ये न्यूक्लियस है ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं बेजली, 3 डायमेंशनल, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे नहीं घूमता बल्कि यूं घूमता है ऐसे 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 जां हर तरफ, जैसे फुटबॉल के गिर्द हम धागा लपेटते हैं, हर तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमता है, इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी घूमता है, वाई में भी घूमता है, जेड एक्सिस में भी घूमता है, ऐसे गोलाई में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वो कहता है सो इट रिक्वायर, ये जरूरत है कि 3 क्वांटम नंबर्स होने चाहिए, ओनली 1 क्वांटम नंबर जो हमने ऊपर डिस्कस किया n वाला वो काफी नहीं है। तो टू डिस्क्राइब ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन फाउंड। अब यहां पे एक और टर्म आ गई है ऑर्बिटल, तो मेरी बात सुने, साइंसदान बोहर कहता था ऑर्बिट शेल, तो साइंटिस्ट जो श्रोडिंगर है उसने कहा बिल्कुल ठीक है, फर्ज करो ये बोहर का ऑर्बिट है या शेल है, तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरी नहीं है कि इसी एक लकीर के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ हो सकता है इस गोल दायरे में, मतलब इस लकीर के थोड़ा लेफ्ट साइड पे, थोड़ा राइट साइड पे, या इस लकीर के इस तरह, इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इधर ना हुआ तो इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इधर ना हुआ तो इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब इस लकीर के ऊपर नीचे कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो जिस जगह पर शेल के अंदर जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा उस जगह को क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल नाम देते हैं। समझ आई, यानी ऑर्बिट पुराना नाम है, ऑर्बिट पुराना लफ्ज है और ऑर्बिटल नया लफ्ज है। मैं इसको आसान कर देता हूं आपके लिए। देखें भाई, जिस तरह से हमारा घर होता है ठीक है, फिर घर के अंदर होता है कमरा, कमरे के अंदर होती है चारपाई, और चारपाई या बेड, उसके ऊपर होता है बंदा, ठीक है, या बंदे। ओके, तो घर, अब इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है ना, शेल, उसको इलेक्ट्रॉन का घर कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑर्बिट भी है। अच्छा, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और ऑर्बिट या शेल के अंदर पाए जाते हैं सब शेल, ठीक है, और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है, और ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे घर शेल से जाहिर हो गया, कमरा सब शेल से जाहिर हो गया,
4 पाई ऑर्बिटल से जाहिर हो गई और बंदे इलेक्ट्रॉन से जाहिर हो गए। समझ आई कौन आई? जी हाँ। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये पेपर वाला आपसे नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बुक वाले ने भी लिखी है, मैंने खुद से नहीं लिखी। अब हम चलते हैं आगे कि ये क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं आपको सादा लफ्ज बताऊं कि वो नंबर्स वैल्यूज जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -1 है, +2 है, ये नंबर्स हैं। वो नंबर्स, वो वैल्यूज जो हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताएं, यानी हमें इलेक्ट्रॉन के घर के बारे में, उसके कमरे के बारे में, उसकी चारपाई के बारे में, उसके उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमें कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो नंबर्स हमें देंगे, हम उन्हें क्वांटम नंबर्स का नाम देंगे। ठीक है, यानी अगर मैं यूं कहूं कि वो नंबर्स जो हमें शेल के बारे में, हमें सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के रहने के बारे में सब कुछ बताएंगे, हम उनको क्वांटम नंबर्स कहेंगे। ये तीन डेफिनेशनें मैंने आपके सामने लिखी हैं, जो मर्जी आप तैयार कर लें, दो तो आपको याद होनी चाहिए ना कम से कम। तो पहली और बहुत आसान डेफिनेशन जो है वो ये है कि द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट होगा विच कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल एड्रेस के बारे में जो हमें बताएगा, हम उनको, उन सेट्स को या उन वैल्यूज के सेट को क्वांटम नंबर्स कहेंगे। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मेरी बात सुने, ये जो श्रोडिंगर है ना, इसने हमें क्वांटम नंबर दिए हैं और इस बंदे ने एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है, वो यही क्वांटम नंबर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये डेफिनेशन चुराई है कहीं से कि द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज का वो सेट जो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। एक और डेफिनेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है वो ये है कि क्वांटम नंबर्स, मैं शॉर्टकट में यूं लिखूंगा, Q से क्वांटम, NO से नंबर और S से उसकी जमा नंबर्स। क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब, बयान करते हैं नंबर, तादाद, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं तरतीब को, ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट लिखें या ऑर्बिटल्स लिखें, ऑर्बिट पुरानी टर्म है, ऑर्बिटल नई टर्म है। आपकी बुक वाले ने ऑर्बिटल लिखा है। ऑर्बिटल वो चारपाई है जहां इलेक्ट्रॉन बैठता है, रहता है, सोता है। समझ रहे हो ना? जी हाँ सर। अब आगे चलिए। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, बेटा जानी 4 किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जिसे n से जाहिर करते हैं, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर्स जिसे l से जाहिर करते हैं स्मॉल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल m से जाहिर करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल s से जाहिर करते हैं। ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर है ना मेरे प्यारे बेटे, ये हमें दिए थे श्रोडिंगर ने, और बाकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बाद में डिराइव हुआ था। ये और साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें स्पिन क्वांटम नंबर प्रोवाइड किया था। ओके, अब अगर मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊं ना कि ये वाले मतलब क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं, आगे डिटेल से समझाता जाऊंगा। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ये हमें पता है क्या बताता है? ये हमें बताता है एनर्जी, ये हमें बताता है नंबर माने तादाद, एनर्जी, और साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट या आप लिख सकते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में देखो पता चलेगा, तो ऑर्बिटल के बारे में बाद में पता चलेगा ना, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल है, फिर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। तो मैं इसलिए ज्यादा बेहतर समझता हूं कि आप ऑर्बिट का लफ्ज लिखें। नंबर, एनर्जी, साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में हमें ये बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसके अलावा दूसरा जो एज़म्यूथल क्वांटम नंबर है, ये हमें सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में बताता है, और साथ में उनकी शेप्स के बारे में भी बताता है, यानी शेप्स ऑफ सब शेल के बारे में भी हमें बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स का लफ्ज लिख दें, ऑर्बिटल्स के बारे में, और उनकी स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में। ये मैं आगे चल के ना एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है, या जिन्हें हमें डीजनरेसी भी कहते हैं, स्पेस ओरिएंटेशन या
डीजेनरेसी के बारे में भी हमें बताता है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। और आखिरी जो स्पिन क्वांटम नंबर है मेरे प्यारे बेटे, ये हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बताता है? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन मोशन भी करता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये आपकी बुक में क्विक चेक ए का भी आंसर है। यानी ये मेरे पास किताब है ना, किताब, तो इस किताब में क्विक चेक है 2.3। उसका जो पहला क्वेश्चन है कि ये इंफॉर्मेशन हमें कौन कौन सा क्वांटम नंबर कौन कौन सी मालूमात देता है, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन। जवाब मैंने ये लिख दिए हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके हो गया। अब आगे चलेंगे। अब हम डिटेल के साथ हर क्वांटम नंबर को पढ़ते जाएंगे। मेरी दो बातें सुन लें। पहली बात ये है कि ये क्वांटम नंबर लॉन्ग में ज्यादा अहम है। इनकी चूंकि 4 किस्में हैं, तो चारों जो है वो पेपर में कभी नहीं आएंगी। कोई सी 2 आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। और अगली बात जो मैंने बतानी है, आप इसको टेक्स्ट बुक से तैयार नहीं करना चाहते, ना करें, वहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे मैंने लिखा है ना, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें। मतलब आप जो है ना, यहां से इस जगह से जो है इसको एज इट इज तैयार करें, इसके नोट्स बना लें। ये आपको हेल्प करेंगे। आपको पता है, मैं लेक्चर ऐसे नहीं बनाता, 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद मैं ये लेक्चर डिजाइन करता हूं। जी हाँ। देन ओके, तो पहला क्वांटम नंबर क्या है? मैंने काफी सारी चीजें लिख ली हैं, देखिए वक्त नहीं होता इसलिए। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो चीजें लिखी हैं आइए रीड करते हैं। पहली बात कि एनर्जी लेवल्स, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, इन बूहर्स मॉडल, बूहर के मॉडल में रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन से जाहिर होते थे कि पहले शेल है तो n इज इक्वल टू 1, दूसरा है तो n इज इक्वल टू 2, तीसरा है तो n इज इक्वल टू 3। अब आगे चलें। दिस इज कॉल्ड, इस n की बात हो रही है, कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय श्रोडिंगर। फिर श्रोडिंगर नामी साइंटिस्ट ने आकर इस n को एक खास नाम दे दिया कि ये जो n है, आप इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा करें। ठीक है। एंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू इज नॉन जीरो, इसकी वैल्यूज जो होगी वो नॉन जीरो होंगी और पॉजिटिव इंटीजर होगी। मतलब कैसे? n इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब जीरो इसकी वैल्यू नहीं होगी, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे। दीज आर द वैल्यूज, ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज का सेट है। दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसको क्वांटम नंबर कह रहे हैं। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 फॉर k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, o p q, ऐसे आगे चलते जाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो n शेल होगा, और अगर n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा, n की वैल्यू 2 है तो l शेल होगा, n की वैल्यू 3 है तो m शेल होगा, n की वैल्यू 4 है तो n शेल होगा, n की वैल्यू 5 है अगर तो o शेल होगा। सर जी, हमने 9th में तो पढ़े थे कि l m n, बस आगे भी होते हैं o p q। ओके हो गया। ये नंबर्स हैं और ये नाम है शेलों के। मतलब कैसे? कि नंबर 1 शेल, पहला शेल, और उसका नाम क्या है? के शेल। दूसरा शेल, उसका नाम क्या है? एल शेल। तीसरे का एम शेल, चौथे का एन शेल। ये आप बोहर मॉडल में पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। 3 बातें आपने और याद रखनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन 3 बातों के बारे में बताता है। पहली बात, ये हमें बताता है साइज ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में, कि साइज ऑर्बिट का कैसा है। आपकी बुक ने ऑर्बिटल का लफ्ज भी साथ लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ ऑर्बिट तक लिखें, कंफ्यूज न करें खुद को। आगे देखें, वो कहता है व्हेन, जब लार्जर एन, जब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन स्टेज फर्दर फ्रॉम, फर्दर यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जाहिर है अगर एन की वैल्यू 4 है तो वो होगा एन शेल, तो एन शेल होता है चौथा शेल, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये चौथा। जब चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बड़े साइज का शेल होगा। जाहिर है हम साइज की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा जो वो न्यूक्लियस से क्या होगा? फर्दर होगा, दूर होगा। ठीक हो गया? फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, सो लिहाजा द ऑर्बिट बिकम लार्जर, तो ऑर्बिट क्या होता जाएगा? बड़ा। n इज इक्वल टू 1 है, पहला ऑर्बिट है, छोटा ऑर्बिट है, बड़ी वैल्यू n की,
और बड़ा ऑर्बिट, और बड़ी वैल्यू n की, और बड़ा ऑर्बिट, और बड़ी वैल्यू n की, और बड़ा ऑर्बिट। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, ऑर्बिट के बाद हमें एनर्जी के बारे में भी बताता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो जाहिर है जो वो कैसे बताता है, देखें वो कहता है बाय इंक्रीजिंग, ये ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n मींस दैट इलेक्ट्रॉन हैज हायर एनर्जी सो लेस टाइटली बाउंडेड टू न्यूक्लियस। देखो भाई, जो पहला शेल होता है ना उसकी एनर्जी कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है ना उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, और दूसरे शेल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, तीसरे की और ज्यादा होती है, चौथे की और ज्यादा होती है, पांचवें की और ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब n की वैल्यू बढ़ रही है तो शेल की एनर्जी भी बढ़ रही है। जो इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में होगा मतलब हायर एनर्जी लेवल पर होगा, उसकी एनर्जी हाई होगी और वो न्यूक्लियस के साथ लेस बाउंडेड होगा, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर थोड़ी होगी क्योंकि वो दूर है न्यूक्लियस से और उसकी एनर्जी भी हाई है। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें आखिरी बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। कौन सा फार्मूला? 2n की पावर 2। इस फार्मूले की मदद से आप हर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कौन से शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेसिटी है। जैसे किसी घर में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं। मैं नीचे बैठ गया, देखो ये n इज इक्वल टू अगर 1 हो तो कौन सा शेल होता है? के शेल होता है, बिल्कुल हमें पता है। अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो एल शेल होता है, जी हाँ बिल्कुल हम पढ़ाए। अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो एम शेल होता है, जी हाँ ऐसे ही है। अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो एन शेल होता है। अब हम इन शेल्स के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कि किस शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे 2n की पावर 2, 2n की पावर 2, 2n की पावर 2, 2n की पावर 2। अब n की पावर क्या मतलब? n की वैल्यू, k के लिए n की वैल्यू क्या है? 1, l के लिए n की वैल्यू क्या है? 2, m के लिए n की वैल्यू क्या है? 3, n के लिए n की वैल्यू क्या है? 4। इसे सॉल्व कीजिए बेटा जानी, इसे जब हम सॉल्व करते हैं आप कर लीजिए, इसका आंसर आता है 2, इसका आंसर आता है 8, इसका आंसर आता है 18, इसका आंसर आता है 32। इसका मतलब ये हुआ कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह है, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह है, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह है और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है। जी हाँ, यहां पर आके हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म होता है। आप एजिटेट लिख दें, जरूरत ही नहीं है किताब से पढ़ने की। आइए आगे चलते हैं, दूसरे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर क्या है? एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से जाहिर किया जाता है। ये थोड़ी सी डिटेल मांगेगा, आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कल के टॉपिक में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बात की थी लाइन स्पेक्ट्रम की। क्या की थी? लाइन स्पेक्ट्रम की। देखो तो फर्ज करो ये लाइन स्पेक्ट्रम है, यानी एक लाइन है, ये स्पेक्ट्रम की एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को जब हाई रेजोल्यूशन पावर वाली मशीन से देखा गया तो इस लाइन के अंदर बारीक बारीक फर्दर लाइंस थी, पतली पतली लाइंस थी इस लाइन के अंदर। अगर मैं नाखून से इसको काटूं ना तो इसमें पतली पतली और लाइंस बनती हैं। तो इस एक लाइन के अंदर फर्ज करो 5 और लाइनें थी या 3 और लाइनें थी, तो ये जो अंदर लाइनें नजर आ रही थी इनको कहा गया फाइन लाइंस, यानी ये स्पेक्ट्रल लाइन है और इसके अंदर जो लाइंस थी वो फाइन लाइंस थी। तो ये लाइंस का आना किस बात का प्रूव है? ये इस बात का प्रूव है कि एक लाइन जो है वो एक शेल को, यानी एक स्पेक्ट्रम की जो लाइन है वो एक शेल को एक्सप्लेन कर रही है और उस एक लाइन के अंदर 3 या 4 और बारीक बारीक लाइनें हैं, तो इसका मतलब वो जो अंदर लाइनें हैं वो सब शेल को एक्सप्लेन कर रही हैं। इट्स मीन के शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल पाए जाते हैं। जी हाँ, ये जो मैंने बोला है ना, ये मैंने इधर लिखा भी है, आइए देखते हैं। वो कहता है व्हेन, जब स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड देखी जाती हैं बाय हाई रेजोल्यूशन पावर स्पेक्ट्रोमीटर, बड़ी रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से
इज इंडिविजुअल लाइन जो है हैव सेवरल फाइन लाइंस, एक अकेली लाइन के अंदर कई सारी बारीक बारीक फाइन लाइंस होती हैं, ठीक है। दिस इंडिकेट, ये क्या जाहिर करता है, दैट ईच शेल कंटेन सब शेल्स, हर शेल में क्या है, सब शेल है। यस, ओके। तो सब शेल को कौन एक्सप्लेन करेगा, मैंने बताया है सब शेल को एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा। तो प्यारे बेटे देखें, सब शेल्स डिस्क्राइब्ड बाय एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर, सब शेल एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा। अब एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर को किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल एल से। तो इसकी वैल्यूज कैसी होंगी, स्मॉल एल से, तो इसकी वैल्यू शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं इन्हें बोलते हैं नंबर्स या क्वांटम नंबर्स और एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर्स, ठीक हो गया। अब जरा आगे चलें कि दीज वैल्यूज जो हैं, दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट डिफरेंट सब शेल्स, हर वैल्यू एक सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे, दैट डिजाइंड बाय स्मॉल लेटर SPDF, यानी ये सब शेल है, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, ओके। और स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। देखो भाई, S का मतलब क्या है, स्फेरिकल सब शेल, ये नाम है सब शेल का। P से क्या मुराद है, प्रिंसिपल सब शेल। D से क्या मुराद है, डिफ्यूज्ड सब शेल। F से क्या मुराद है, फंडामेंटल सब शेल, फंडामेंटल सब शेल्स रिस्पेक्टिवली, मतलब S स्फेरिकल, P प्रिंसिपल एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो L की वैल्यू 0 है ना, ये S सब शेल के लिए है, और L की वैल्यू 1 P के लिए, L की वैल्यू 2 D के लिए, L की वैल्यू 3 F के लिए। ये मैं आगे लिखता हूं, आइए देखते हैं। ये जो मैं इस जगह पे लिखूंगा ना, सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। देखें, मैंने टेबल की तरह ये डिज़ाइन बनाया है। यहाँ हम वैल्यू ऑफ L लिखेंगे, यहाँ सब शेल के बारे में लिखेंगे, यहाँ शेप लिखेंगे उसकी, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। देखो भाई, वैल्यू ऑफ L, L इज इक्वल टू 0। L की पहली वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। अगर L की वैल्यू 0 हो तो पता है कौन सा सब शेल होता है, याद रखेंगे आप, S सब शेल। कौन सा सब शेल होता है, S सब शेल, ठीक हो गया। और अगर L की वैल्यू हो 1 तो कौन सा सब शेल होता है, तो होता है P सब शेल, ठीक हो गया सर जी। और अगर L की वैल्यू हो 2 तो कौन सा सब शेल होता है, D सब शेल। ये आपको याद करना है, ठीक है, जैसे हमने N की वैल्यू के लिए शेल के नाम याद किए थे। अगर L की वैल्यू 3 होगी तो ये कौन सा सब शेल होगा, F सब शेल, ओके सर जी, ओके ओके। अब आगे चलें। अब ये जो S सब शेल होता है ना, इसकी शेप कैसी होती है, ये आपको याद रखना होगा। इसकी शेप होती है स्फेरिकल। कौन सी शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है इसकी, ओके। और ये जो P सब शेल है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप को हम बोलते हैं पोलर शेप, पोलर शेप, या आप इसको बोलते हैं डम्बेल, डम डम डम्बेल। डम्बेल कैसे, ये देखो इस तरह से, ये मैं कलर चेंज करता हूँ, इस तरह से, जैसे डम्बेल होता है ऐसे, और जिसके साथ एक्सरसाइज करते हैं ना इस तरह से हाथ में उठा के, डम्बेल, ये ऐसे इसकी शेप होती है P सब शेल की। और स्फेरिकल कैसे होती है, ऐसे गोल होती है, ठीक है। अब D सब शेल की जो शेप होती है ना, उसे बोलते हैं क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ शेप, या इसको आप डबल डम्बेल भी कहते हैं, DOUBLE, डबल डम्ब बेल, ठीक है, डबल डम्बेल भी कहते हैं। डबल डम्बेल कैसे सर बना सकते हो, ये देखो यार, ये एक डम्बेल ये है, एक डम्बेल ये है, ये डबल डम्बेल हो गया, ओके। अच्छा, अब F सब शेल की शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल होती है, हम इसको ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखते हैं दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, ओके। नेक्स्ट, अगली बात देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम ईच सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पर 2n की पावर 2 फार्मूला लगाकर हर शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम किए थे, इधर हम सब शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। तो प्यारे बेटे, इसको कैसे समझेंगे हम कि एस सब शेल के लिए, पहले हम S सब शेल के लिए लिखेंगे,
फिर उसके बाद P सब शेल, फिर उसके बाद D सब शेल और फिर उसके बाद F सब शेल, ठीक है। अच्छा, S सब शेल के लिए ये फार्मूला लिखो जरा, 2 इंटू 2L प्लस प्लस 1, ठीक है। और इधर 2 इंटू 2L प्लस 1, 2 इंटू 2L प्लस 1, 2 इंटू 2L प्लस 1। अब L की वैल्यूज डालते जाएं। वो आपको याद है कि S के लिए L की क्या वैल्यू है, 0, और P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू क्या है, 3। सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 2 0 0 और ये प्लस 1। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो अंदर वाली चीज है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 0 0 और प्लस 1, 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आएगा। अच्छा, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 2 जार 6, 2 2 2 2 जार 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14। इसका मतलब एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। समझ आ गई होगी? जी हाँ, ऐसे ही लिखना है आपने जैसे मैं लिख रहा हूं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर की जो लास्ट बात है वो देखें, रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड एल। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल का मतलब है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़म्यूथल क्वांटम नंबर में क्या रिलेशनशिप होता है, तो मैंने एक लाइन लिखी है कि वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड अपॉन एन। एल की जो वैल्यूज हैं वो एन पे डिपेंड करती हैं। एल की जो वैल्यूज हैं वो एन पे डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती हैं, देखो मेरे प्यारे भाई, एन किसको एक्सप्लेन कर रहा था, शेल को एक्सप्लेन कर रहा था, और एल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, सब शेल को एक्सप्लेन कर रहा है। जब हमें घर का पता होगा तो हम कमरे के बारे में जानेंगे, यानी हमें शेल के बारे में पता होगा तो हम सब शेल की तरफ चलेंगे ना। जी हाँ, और एक बेहतरीन फिक्रा जो आपकी बुक ने लिखा है वो ये है कि नंबर ऑफ सब शेल जो होते हैं इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर। मतलब शेल नंबर के बराबर होते हैं सब शेल। क्या मतलब कि जो भी शेल का नंबर है, जो भी है, उसी उतने ही उस शेल में सब शेल होंगे। मतलब कैसे कि पहले शेल के का नंबर है 1 तो इसमें एक ही सब शेल होगा, तो दूसरे शेल एल का नंबर है 2 तो इसमें 2 सब शेल होंगे। इस तरह एम तीसरा शेल है तो इसका नंबर 3 है तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे, 3। और चौथा शेल का नंबर कितना है, 4, तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे, 4 होंगे। यानी पहले घर में एक कमरा, दूसरे घर में 2 कमरे, तीसरे घर में 3 कमरे, चौथे घर में 4 कमरे। यही बात उसने लिखी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल्स हैव 1 2 3 4 सब शेल्स रिस्पेक्टिवली। इसको देखने के लिए हम नीचे आ रहे हैं। अब देखें इसमें, अब यहां हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ एन, मतलब अगर एन की वैल्यू है 1, एन इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो शेल का नंबर कौन सा है, 1, तो कौन सा शेल होगा, के शेल होगा। ठीक हो गया सर जी, के शेल होगा। अब आगे चलें जरा, शेल कौन सा है, के शेल। तो एन इज इक्वल टू 1, इसका नंबर 1 है तो इसका मतलब ये पहला शेल है तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे, एक सब शेल होगा। तो एक सब शेल होगा तो इसका मतलब वो पहला पहला सब शेल होगा। तो पहले पहले सब शेल के लिए एल की वैल्यू भी तो एक अदद आएगी, और वो कौन सी वैल्यू होती है, एल की पहली पहली वैल्यू होती है 0। एल की पहली पहली वैल्यू है 0। अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल होगा, बताओ जरा। सब शेल होगा एस सब शेल। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगर मैं लिखूं n इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो कौन सा शेल होगा, के बाद कौन सा आता है, एल शेल। एल शेल होगा, ठीक हो गया। अगर एल शेल होगा तो ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में कितने सब शेल होंगे, 2 सब शेल। जब 2 सब शेल होंगे तो एल की भी पहली 2 वैल्यूज लिखी जाएंगी। पहली पहली वैल्यू एल इज इक्वल टू 0 होती है और दूसरी वैल्यू होती है एल इज इक्वल टू 1। ये देखो, एल इज इक्वल टू 0 पहली वैल्यू, एल इज इक्वल टू 1 दूसरी वैल्यू। अब आप बताएं, अगर एल इज इक्वल टू 0 है तो कौन सा सब शेल होगा, एस सब शेल, और अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो कौन सा सब शेल होगा, पी सब शेल।
ठीक हो गया सर जी। अब जरा आगे मूव करें। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम n की वैल्यू लिखते हैं, n की वैल्यू 3 लिखते हैं, ठीक है, तो कौन सा शेल होता है? m शेल। ये तीसरा शेल है। जब तीसरा शेल है तो इसमें टोटल सब शेल भी कितने होंगे? 3 सब शेल होंगे। जब 3 सब शेल होंगे तो L की वैल्यूज भी कितनी आएंगी? पहली 3 वैल्यूज। तो L की पहली वैल्यू होती है 0, L की दूसरी वैल्यू होती है 1, L की तीसरी वैल्यू होती है 2। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल है? S सब शेल। अगर L की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब शेल है? P सब शेल। अगर L की वैल्यू 2 है तो कौन सा सब शेल है? D सब शेल। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आखिरी बात करते हैं, n इज इक्वल टू अगर 4 आ गया तो कौन सा शेल होगा? KLM n शेल होगा, n शेल। अब n शेल चौथा शेल है तो इसमें टोटल सब शेल कितने होंगे? 4। जब 4 सब शेल होंगे तो L की भी पहली 4 वैल्यूज लिखी जाएंगी। ये पहली वैल्यू L इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू L इज इक्वल टू 1, तीसरी वैल्यू L इज इक्वल टू 2 और चौथी वैल्यू L इज इक्वल टू 3। तो अब आगे आपको पता है, अगर L इज इक्वल टू 0 है, मैं बैठना जाऊं, ये देखो, अगर L इज इक्वल टू 0 है तो S सब शेल, L इज इक्वल टू 1 है तो P सब शेल, L इज इक्वल टू 2 है तो D सब शेल, L इज इक्वल टू 3 है तो F सब शेल। ओके हो गया? यस सर। सर जी ये जो S, P, D ये जो सब शेल हैं ये मुख्तलिफ शेल्स के हैं ना? जी हाँ। अगर हम मिक्स कर गए, मगर यानी अगर हमसे कोई पूछे ये वाला S कौन से शेल का सब शेल है तो ये कैसे होगा? इसका मसला हल तो करें। उसका एक तरीका है, आप ऐसा करें, इन तमाम सब शेल्स के साथ उसके शेल वाला नंबर लिखते जाएं। यानी कि पहला जो ये S है ये कौन से सब शेल में है? n इज इक्वल टू, सॉरी, पहला जो सब शेल है S ये किस नंबर वाले शेल में है? पहले शेल में है n इज इक्वल टू 1, तो इसके पीछे लिख दें 1s। ओके, तो ये जो ये वाला S और ये वाला P है ये किस शेल के हैं? ये दूसरे शेल के हैं, L के, और L के लिए उसका नंबर कौन सा होता है? 2, तो इनके पीछे लिखें 2s 2p। और ये तीसरे के हैं तो 3s 3p 3d। ये चौथे के हैं तो 4s 4p 4d 4f। अब कोई मसला नहीं होगा। यानी अगर मैं आपको कहूं कि ये 4s जो है ये किस शेल का सब शेल है, आप मुझे फौरन बता दोगे कि 4s है। 4 का मतलब है चौथा शेल और s का मतलब है चौथे शेल का सब शेल, जिसका नाम क्या है? s है। ओके हो गया? इसके बाद हम आखिरी एक चीज देखने लगे हैं, वो ये है टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन ईच शेल। हर शेल में टोटल कितने जो है ना जनाब सब शेल हैं। तो अभी अभी आपको बताया कि जो पहला शेल है ना के शेल, इसमें कितने सब शेल हैं? इसमें सिर्फ एक सब शेल है, बस एक सब शेल है और उसका नाम भी पता है आपको, 1s। और के बाद क्या होता है? एल शेल। एल शेल में कितने सब शेल होंगे? ये वाले 2 सब शेल, 2s और 2p, तो 2 सब शेल होंगे। ठीक हो गया? आगे चलें, उसके बाद एम शेल तीसरा शेल होता है। तीसरे शेल में कितने सब शेल हैं? 3 सब शेल, 3s 3p 3d। तो आपकी लिखोगे 3 सब शेल होते हैं इसके अंदर। ओके मेरे प्यारे बेटे। और आखिरी शेल जो है एन वाला, एन शेल चौथा शेल, इसमें 4 सब शेल हैं, 1 2 3 4, 4s 4p 4d 4f। तो 4 सब शेल। आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर क्वांटम नंबर का लेक्चर इस तरह से नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, आप एज इट इट अगर इसको लिखेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दूसरे 2 जो क्वांटम नंबर रह गए हैं, मैग्नेटिक और स्पिन, वो आसान है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ें, एक बात मुझे याद आ गई है, मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पे, यानी कि जो K है ना, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, M में मैक्सिमम आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और N में मैक्सिमम आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। और अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P यानी सब शेल में मैक्सिमम 6 और इसी तरह D सब शेल में मैक्सिमम 10 और F सब शेल में मैक्सिमम 14। 2 में 4 डालें 6, 6 में 4 डालें 10, 10 में 4 डालें 14। तो इसको मैं प्रूफ दूंगा। देखें भाई, K जो शेल है ना उसमें एक ही सब शेल है जिसका नाम है 1s। तो जो इलेक्ट्रॉन K शेल के अंदर है ना वो किस सब शेल में होंगे? 1s के अंदर। मतलब जो बंदे K घर में है वो किस कमरे में रहेंगे? दोनों 1s में। अच्छा, L में ना 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं टोटल,
तो इसमें 2 सब शेल हैं, 2 रहेंगे एस में, क्योंकि मैक्सिमम एस में कितनों की कैपेसिटी है, 2 की, और बाकी 6 रहेंगे पी में। 2 और 6 कितना हो गए, 8। अब 18 को देखना, 3 सब शेल हैं, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10। 10 और 6 16 और 2 18। सेम इसी तरह से 32 की 2 इसमें, 6 पी में, और 10 जो है वो डी में, और 14 जो है वो एफ में। 2 6 8 और 10 18 और 14 32। समझ आ गई? यस सर। अब आगे देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ना हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये हमें 3-4 चीजें जो हैं वो बताता है, मैं आपके सामने लिखता हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, के सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं और देयर स्पेस ओरिएंटेशन, और उनकी तरतीब क्या है स्पेस में, और उनकी डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। ये डीजनरेसी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखें, जिस तरह शेल में सब शेल होते हैं ना, उसी तरह सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। हाँ देखना, अब डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल हैव सेम एनर्जी। एक ही सब शेल के जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम है, और जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने 9th में पढ़ा था कि ये जो पी सब शेल है ये 3 तरह का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसका मतलब पी एक सब शेल है और उसके अंदर 3 तरह के ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। या यू कैन से कि 3 तरह की स्पेस ओरिएंटेशन है। एक पी वाला जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस पे रहता है, एक पी वाला वाई एक्सिस पे रहता है, और एक पी वाला जेड एक्सिस पे रहता है। इसको बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, दीज आर द 3 ऑर्बिटल, ये पी सब शेल के हैं। ये तीनों की एनर्जी सेम है, एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। तो फिर हो गई ना तीनों बातें क्लियर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, उनकी स्पेस ओरिएंटेशन एक्स वाई जेड, और वो तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए हम तीनों को डीजनरेट ऑर्बिटल का नाम देंगे। आइए आगे चलते हैं। अब नई बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइंस इनटू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैंने आपको एज़िमुथल क्वांटम नंबर में बताया था कि जो बड़ी लाइन होती है, स्पेक्ट्रल लाइन, उसको अगर हम बड़ी माइक्रोस्कोप या अच्छी मशीन से देखें तो उसके अंदर छोटी छोटी फाइन लाइन होती है। बड़ी लाइन का मतलब शेल, उसके अंदर मौजूद छोटी लाइनों का मतलब फाइन लाइंस का मतलब सब शेल। अब वो कहता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना किसको, फाइन लाइंस को, जो अंदर छोटी लाइनें हैं, तो वो मजीद स्प्लिट होती हैं, बिखरती हैं और लाइनों में। स्प्लिट माने बिखर जाना, फैल जाना। तो यानी फाइन लाइंस के अंदर फिर और लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से स्प्लिट हो जाती हैं। इसको बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट। ये हमारी बुक में डब्बे में लिखा हुआ तो है मगर वाजे नहीं है। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है कि जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फाइन लाइंस मजीद स्प्लिट हो जाती हैं। ये फाइन लाइंस का मजीद स्प्लिट होना इस बात का प्रूव है कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जी हाँ, तो ये मैंने लिखा है नीचे, देखो, दिस एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। ये बताता है कि सब शेल में क्या है, ऑर्बिटल हैं। ओके, तो अब m कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। जिस तरह n और l की वैल्यूज थी इसी तरह m की भी वैल्यूज होती हैं, मगर m की वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारी होती हैं। पहली वैल्यू है 0, दूसरी है +1, -1, +2, -2, +3, -3 एंड सो ऑन। आपकी बुक वाले ने क्या किया, 0 सेंटर में लिख दिया, प्लस वाली वैल्यू इधर लिख दी, माइनस वाली वैल्यू इधर लिख दी। हाँ, मेरे वाला तरीका देखें। ओके हो गया। नेक्स्ट आगे देखें, वैल्यूज ऑफ m डिपेंड्स अपॉन l। जो n की वैल्यूज हैं वो l पे डिपेंड करती हैं। जाहिर सी बात है, शेल का पता होगा तो हम लोग ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे ना। जी हाँ, आगे देखें मेरे प्यारे बेटे, रिलेशनशिप बिटवीन m एंड l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एज़िमुथल क्वांटम नंबर में क्या ताल्लुक है तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखें, यहां मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ l, यहां मैं लिखूंगा सब शेल, यहां मैं लिखूंगा फॉर वैल्यूज ऑफ m यूज दिस फार्मूला, यहां मैं वही वैल्यूज m की लिखूंगा। यहां आप देख लेना मैं क्या लिखता हूं। तो प्यारे बेटे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ l, तो l की अगर वैल्यू हो 0, आपको पता कौन सा सब शेल होता है, बिल्कुल वहां लिखा हुआ भी है, हमने पढ़ा भी है, s सब शेल। कौन सा सब शेल होता है, s सब शेल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, फॉर वैल्यूज ऑफ m, यानी s सब शेल के लिए
m की कितनी वैल्यूज होंगी, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला है 2l प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरी l की वैल्यू होती है l इज इक्वल टू 1। कौन से सब शेल के लिए? p सब शेल के लिए। p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अब m की वैल्यूज के लिए फार्मूला लगाएंगे 2l प्लस 1 इज इक्वल टू। ओके, आगे चलते हैं। इसी तरह जो तीसरी वैल्यू होती है l की, वो होती है 2। अगर l की वैल्यू 2 हो तो कौन सा सब शेल होता है? d सब शेल होता है, ठीक है। फार्मूला लगाओ 2l प्लस 1 इज इक्वल टू। आगे चलते हैं, अगर l की वैल्यू 3 हो तो फिर d नहीं बल्कि सॉरी f सब शेल होता है। ओके, f सब शेल होता है, तो 2l प्लस 1, ठीक है। अब आप इस फार्मूले में l की वैल्यूज डालें, मतलब s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। जरा सॉल्व कीजिए, 2 0 0 प्लस 1 1, 1 वैल्यू, एक वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे चलें, अब 2 एकम 2 और 1, 3 वैल्यूज आएंगी m की। ओके, और d के लिए इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4 और 1, 5 वैल्यूज आएंगी। किसकी वैल्यूज आएंगी बेटा जानी? बताओ तो सही, m की वैल्यूज। और f के लिए 3 दूनी 6 और 1 7, 7 वैल्यूज आएंगी। ओके, अब जरा देखते हैं कि m की पहली पहली वैल्यू क्या है। m इज इक्वल टू, पहली m की वैल्यू है 0, एक अदद वैल्यू, एक अदद वैल्यू, पहली वैल्यू, 1 वैल्यू का मतलब है एक अदद वैल्यू, पहली वैल्यू। और 3 वैल्यूज, यानी m की पहली 3 वैल्यूज, m की पहली 3 वैल्यूज, m की पहली वैल्यू है 0, दूसरी है +1 और तीसरी है -1। ओके, सेम इसी तरह से अब आगे चलें, 5 वैल्यूज, यानी d सब शेल के लिए m की पहली 5 वैल्यूज आएंगी, 0 +1 -1 +2 -2, ये 5 वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5। ओके, 7 वैल्यूज आती हैं m की, m इज इक्वल टू 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये 7 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं। अब ये क्या कह रहा है मैं बताता हूँ, जितनी m की वैल्यूज है ना उतने सब शेल में ऑर्बिटल होंगे। मतलब जैसे कि s सब शेल में m की एक अदद वैल्यू है पहली, तो इसका मतलब s सब शेल में ओनली वन ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा, ठीक हो गया। और फिर आगे चले, p सब शेल में 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज 0 +1 -1, तो 3, ठीक है, 3 जो है 3 ऑर्बिटल होंगे। बेहतर लफ्ज क्या है? 3d जनरेट ऑर्बिटल लिखें, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ये ज्यादा बेहतर है, 3d जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक हो गया। और सेम इसी तरह से d सब शेल में 5 वैल्यूज हैं, 5, तो कितने डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे d सब शेल के अंदर? d सब शेल के अंदर 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक हो गया। और आगे चलते हैं, इसी तरीके से एफ सब शेल में कितने डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे? 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ओके सर जी, तो एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और वो बजाते खुद एस है, यानी यूं समझ लें एस एक ऐसा सब शेल है, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है जो कि वो खुद है, वही एस है। सर समझ नहीं आई? देखें, एस एक ऐसा कमरा है जिसमें 4 पाई नहीं है, तो एस को सब शेल भी कहेंगे, एस को ऑर्बिटल भी कहेंगे, ये अकेला होता है, इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हर तरफ होती है क्योंकि ये गोल होता है, ठीक है। और अगर मैं पी की बात करूं, पी सब शेल की, तो 3 डी जनरेट ऑर्बिटल हैं और उनकी स्पेस ओरिएंटेशन कैसी है मैं बताता हूं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेशन, यानी कुछ इस तरह से कि अगर ये हमारे पास लेट सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, तो पी एक्स यहाँ पे होगा, ये पी एक्स हो गया। सेम इसी तरह से ये वाला पी वाई हो गया, सेम इसी तरह से इधर ये वाला ये पी जेड हो गया, ठीक हो गया।
जी हाँ, हम आगे पढ़ेंगे कल शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को। तो फिर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं और उनकी स्पेस ओरिएंटेशन मैं लिख रहा हूँ, वैसे कल हमने डिटेल से पढ़ना है। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। कितने हो गए? ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और इनकी अलग अलग स्पेस ओरिएंटेशन है, एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल ये हम कल देखेंगे जब हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। वो कहता है एक और बात कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से आप ना एक शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हम सब शेल में ऑर्बिटल्स देख रहे हैं ना, तो शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखें, बहुत आसान है। ये देखें, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। n इज इक्वल टू 2 है तो l शेल है, ठीक हो गया। n इज इक्वल टू 3 है तो m शेल है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो n शेल है। सही है सर जी। अब जरा इस फार्मूले में लगाएं ना, n की पावर 2 यानी n की पावर 2, n की पावर 2, n की पावर 2, n की पावर 2। अब लगाओ जरा n की पावर, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं। 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल, 16 ऑर्बिटल। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऑर्बिटल जो के शेल है उसमें कौन सा ऑर्बिटल है? पहला पहला ऑर्बिटल, वो पहला पहला ऑर्बिटल कौन सा होगा? के शेल वाला। ये देखो, ये 1s, इसको आप सब शेल भी कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1s, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ओके। और दूसरा जो शेल होता है उसमें सब शेल, दूसरा जो है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 ऑर्बिटल होंगे। दूसरे में एक ऑर्बिटल होगा 2s और एक ऑर्बिटल होगा 2px, 2py, 2pz। ये कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, क्योंकि s को तो हम सब शेल भी कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, यहां से देख लो कि जो l शेल है उसमें 2 सब शेल हैं, s और p। तो s तो बजाते खुद ऑर्बिटल भी है, सब शेल भी है। और p के कितने होते हैं ऑर्बिटल? p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल, px, py, pz। ओके हो गया। इसी तरह मैं अगर लिखूं इसके m शेल में तो 9 मैं गिन के दिखाता हूं। तीसरा शेल है तो 3s, उसके बाद 3px, 3py, 3pz। इसी तरह d पे आ जाए, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3dz स्क्वायर। सर जी आपने पीछे 3 क्यों लगाया है? क्योंकि ये तीसरे शेल के ऑर्बिटल हैं। हाँ जी, जिस तरह हम सब शेल के पीछे शेल का नंबर लगाते हैं, इसी तरह हम ऑर्बिटल के पीछे भी तो उस शेल का नंबर लगाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब गिन के दिखाऊं कैसे 9 ऑर्बिटल हैं तीसरे शेल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हो गया क्लियर? और अगले में 16 होते हैं, वो हम नहीं देखते, काफी मुश्किल होते हैं। आखिरी क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है मैं बताता हूं। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली एक्सप्लेन करता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन दायरों में घूमता है न्यूक्लियस के बाहर इस तरह, जिसे हम रोटेट करना कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है ऐसे, जिसको हम स्पिन मोशन कहते हैं। जैसे जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है ऐसे 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 ऐसे। ठीक हो गया? तो इसी को एक्सप्लेन करता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैंने क्या लिखा है कि दिस क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन में स्पिन मोशन होती है अराउंड देयर ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये उसका एक्सिस है, तो ये घूम रहा है इस तरह, ये स्पिन कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है इस तरह। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पिन मोशन। ये इलेक्ट्रॉन ये भी स्पिन कर रहा है, फर्ज करो ये इस तरह स्पिन कर रहा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। ठीक हो गया? अच्छा, अगली बात देखना, अगली बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो कौन सी है? वो ये है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? अ स्पिनिंग चार्ज, कोई भी चार्ज जो स्पिन करता है, जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड।
देखें कोई भी चार्ज पार्टिकल है जब वो स्पिन मोशन करता है तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेता है, इसका मतलब वो मैग्नेट बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, सो लिहाजा इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जी हाँ जी, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन मोशन कर रहा है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है जिसका नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है। ये इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन मोशन कर रहा है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे है। अब आगे चले, ये जो स्पिन मोशन है ये दो तरह की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, आप अपने घर घड़ी देखना, घड़ी की जो सुई है वो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, जैसे मैंने ये एरो शो कराया है। तो इस तरह की स्पिन को बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, और ये जो स्पिन मोशन है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये उसके उलट है, ये तीर यूं जा रहा है, ये तीर यूं जा रहा है, ठीक हो गया। अब जो क्लॉकवाइज स्पिन होती है उसको जाहिर करने के लिए डाउनवर्ड एरो लगाते हैं, यानी इस तरह नीचे की जानिब आप एरो शो करेंगे, ठीक हो गया। और आगे चलें जरा, जो 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 एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है उसके लिए आप अपवर्ड एरो लगाते हैं, यानी इस तरह से आप एरो लगाते हैं ऊपर। और अगली बात, जिस तरह वैल्यूज होती हैं हर क्वांटम नंबर की, इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से जो जाहिर करते हैं तो एस की वैल्यू होती है, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए एस की वैल्यू होती है -12, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू होती है +12। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, और माजरत के साथ जितनी भी हेल्पिंग बुक्स हैं उन्होंने ये गड़बड़ की हुई है, एरो ऊपर नीचे किए हुए हैं। मैंने जिस तरह से आपको लिख कर दिए हैं ये बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही तैयार करें, ठीक हो गया। यानी अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका जो एरो है वो नीचे होगा, जब एरो नीचे होता है तो एस की वैल्यू -12 होती है, और जब एरो ऊपर होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो एस की वैल्यू +12 होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक ऑर्बिटल है, फर्ज करो ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इकट्ठे हैं, एक घूमेगा इस तरह, एक घूमेगा इस तरह, मतलब एक घूमेगा जो ऊपर मैंने एरो दिखाया है, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो नीचे एरो दिखाया गया है ये इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल में ना दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रह लेते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ एक सवाल भी जनरेट करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मगर फिर भी वो इकट्ठे रहते हैं। हमने तो पढ़ा था नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो फिर वो दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं मैं बताता हूँ। एक जो क्लॉकवाइज घूमता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होती है इस तरह, ये नॉर्थ टू साउथ, ओके। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के असर को कैंसिल करते हैं और उनमें रिपल्शन मिनिमम हो जाती है, इसलिए एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रहते हैं। ये बात हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आखिरी बात जो मैंने लिखी है वो ये है कि 3 क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन ऑर्बिटल्स तक लेकर आते हैं हमें, शेल फिर सब शेल फिर ऑर्बिटल। और फोर्थ क्वांटम नंबर वो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी डिफरेंशिएट करता है उनके बारे में कि एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक और बात भी आपने जहन में रखनी है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। मतलब क्या है, जैसे ये देखो ये 4 ऑर्बिटल हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब समझना, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 6 में से 2 इस 4 पाई पे रहेंगे, 2 इस 4 पाई पे रहेंगे, 2 इस 4 पाई पे, 2 2 2 4 2 6। हो गया क्लियर? यस सर। अब आखिरी क्विक चेक देख लेते हैं इसका कि क्विक चेक में उसने क्या पूछा है। क्विक चेक, अब हम इसका क्विक चेक देख लेते हैं। आखिरी क्विक चेक का पहला पार्ट है कि इफ अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 हो और l इज इक्वल टू 1 हो तो आप क्या बताएं, स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में बताएं। अब स्पेस ओरिएंटेशन किसको कहते हैं, ऑर्बिटल्स को कहते हैं। तो कैसे बताओगे, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो कौन सा शेल होगा बताओ, ये होगा k नहीं, बल्कि k नहीं, दूसरा शेल होगा l शेल, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद l इज इक्वल टू 1 है तो कौन सा सब शेल होगा, p सब शेल। अच्छा, p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये हम कैसे निकालते थे, ये हम इस फार्मूले से निकालते थे 2l + 1 से। आओ देखो, 2l की जगह 1 डाल दो +1, 2l + 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 वैल्यूज आ गई। और ये 3 वैल्यूज किसकी वैल्यूज हैं,
m की वैल्यूज हैं और m किसको एक्सप्लेन कर रहा है, डीजेनरेट ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन को। 3 स्पेस ओरिएंटेशन है, मतलब px और दूसरा शेल है तो 2px, 2py और 2pz होगा। ओके हो गया, यस सर। ओके, अब ये पहले वाला हो गया। दूसरे वाला देखें कि n1 है L2 है, n1 है L2 है, यहां लिख रहा हूं, तरतीब बिगड़ गई है माजरत के साथ, टाइम नहीं है, मैंने जुमा पढ़ना है। n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू क्या है, l इज इक्वल टू भी 2 है। विच शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल की पहचान करें। n इज इक्वल टू 2 है तो अभी अभी पढ़ा है, कौन सा शेल होगा, l शेल, l शेल होगा। और l इज इक्वल टू 2 है तो सब शेल कौन सा होगा। सब शेल निकालने के लिए l इज इक्वल टू 2 है, सब शेल कैसे निकालेंगे, फार्मूला आता है आपको, फार्मूला नहीं, फार्मूला नहीं, हमें डायरेक्ट करना है। l इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू 0 तो s, 1 तो p, 2 तो d सब शेल होगा। बस इतना ही आपने उसको बताना था। और तीसरा और आखिरी जो है वो क्या है, वो है कि इफ l इज इक्वल टू 2 फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर m। ठीक है, ये बताना है आपने। तो l इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यूज निकालनी है, इस फार्मूले में पुट करो। 2l की जगह 2 प्लस 1, 5 वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज। जब 5 वैल्यूज आएंगी तो डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 5 होंगे। बस आपने बताना है कि 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे बस। और वो कौन कौन से हैं वो मैंने वहाँ बताया हुआ है, dxy dyz। यहाँ पर आकर हमारा ये क्वांटम नंबर ख़त्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेसन में कल। अल्लाह हाफ़िज़।